गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना दूसरा लेक्चर है भारत में जैविक खेती का भविष्य। भारत में जैविक खेती का भविष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे भारत में इस जैविक खेती का क्या भविष्य है। तो देखना, भारत में सन 1993 में कृषि मंत्रालय में सैद्धांतिक रूप से यह अनुमोदित किया कि भारत में रासायनिक पदार्थों के खेती में अधिक उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। मीन्स रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करें, उसको पूरी तरह से बंद कर दें। रासायनिक पदार्थों की खेती में अधिक उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए तथा क्रमबद्ध तरीके से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। किसका? जैविक पदार्थों को, जिसमें गोबर की खाद है, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, भारत में जो जैविक खेती का भविष्य आपके सामने यहां बताया जा रहा है। देखना, भारत में जैविक खेती का भविष्य, ये देखिए बेटा, भारत में जैविक खेती का भविष्य, ये मास्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे एग्जाम में अब की बार उठा ही लिया इसके अंदर प्रश्न। देखना, यहां पर जो भविष्य के अंदर हैं, जैसे यहां पर जो जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित करके यहां पर जैसे NMSA, PKVY, RKVY और MIDS ये योजनाएं शुरू की गई ताकि हमारे भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान क्या कर सके, जैविक खेती को अपनाएं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखना, सबसे पहले भारत में सन 1993 में सन 1993 में कृषि मंत्रालय में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया कि भारत में रासायनिक रासायनिक पदार्थों के खेती में अधिक उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए तथा क्रमबद्ध तरीके से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा।
ये भविष्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखना यहां पर 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार ने जैविक, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं, सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया। ये लो बेटा, यहां पर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या भारत सरकार ने क्या किया कि जैविक खेती पर ज्यादा जोर रखा कि ज्यादा से ज्यादा किसान क्या करें, जैविक खेती का सहारा लें, जैविक खेती करें, रासायनिक उर्वरक जो संश्लेषित उर्वरक हैं उनका उपयोग कम करें। तो यहां इसके लिए योजनाएं शुरू की। देखना यहां पर यहां पर योजना देखना, सबसे पहले NMSA, जिसको कहते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, यहां पर राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। ये देखिए बेटा, इसको हिंदी में राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन हिंदी में कहते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। दूसरी योजना शुरू की PKVY। देखिए बेटा, ये आपके अब की बार बोर्ड के अंदर उठाया था और बच्चे इसका पूरा नाम नहीं लिख पाए और ये ज्यादातर बच्चों का ये गलत हुआ था। यहां पर देखना, परंपरागत, P का अर्थ होता है परंपरागत, K का मतलब कृषि, V का मतलब विकास और Y का मतलब होता है योजना। यहां ये योजना शुरू की गई, परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया। इसके तहत किसान टिकाऊ खेती कर सके, खाद्य उर्वरकों का उपयोग बंद करें और अपने क्षेत्र पर ही, अपने फार्म पर ही जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ाकर तैयार किया जावे और भूमि के अंदर इसकी मात्रा निर्धारित डालें जिससे भूमि उपजाऊ बने। देखिए किसी ने, एक महात्मा गांधी ने कोटेशन दिया है। क्या कहा है महात्मा गांधी ने कि धरती माता के सच्चे सपूत कौन होते हैं? जो धरती माता की भूख प्यास की चिंता रखते हैं। क्योंकि धरती माता को भी क्या चाहिए? भूख प्यास लगती है धरती माता को भी, ठीक है ना। भूख प्यास की चिंता, क्योंकि भूख क्या, अगर मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं डालेंगे तो हमारे यहाँ लाखों की तादाद में जो मित्र कीट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसकी चिंता कौन करता है? किसान रखता है। ये महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा? कि धरती माता के सच्चे सपूत कौन होते हैं? जो धरती माता की भूख प्यास की चिंता करते हैं। जैसे अपन को भूख लगते हैं बेटा, तो
तो आपकी चिंता कौन करते हैं? माता पिता करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से धरती माता की चिंता कौन करते हैं? किसान करता है, जो सच्चा सपूत कहलाता है, जो आमदनी का धनी होता है, जो आमदनी का धनी होता है, जो पैदावार प्राप्त करेगा उसका धनी कौन होगा? किसान होगा, ठीक है ना। जो काम नहीं करेगा वो धनी कैसे होगा बताइए? वो मालिक कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो तभी एक कहावत और है कि खेत खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। देखिए बेटा, यहां एक कहावत लोकप्रिय है, क्या? खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। ये ध्यान रखना, यदि किसान खेत में खाद डालता है, मैन्योर्स डालता है, जीवांश खाद डालता है, तो वो क्या हो जाता है? खेत बन जाता है। अन्यथा वो क्या रहता है बेटा? मिट्टी रेत हो जाती है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये दोनों कोटेशन आप लोग इस भविष्य में लिखना, तो आपके बोर्ड नंबर अच्छे नंबर पर देगा। बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं और लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखा करो बेटा। देखना बेटा, यहां पर जो जीवांश खाद की बात करेंगे अभी, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, उससे पहले आप लोग इनके बारे में, क्योंकि अब की बार एक नंबर में उठाया ये पर्सन, PKY परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना RKVY, इसका पूरा नाम देखना आप लोग बेटा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आर का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और इसके बाद में है MIDH, क्या है? MIDH, ये आपको पूरा नाम याद रखना होगा, ये अब की बार उठा सकता है MIDH। इसका नाम देखना बेटा, ये जैविक खेती के अंतर्गत उठाया ये नाम। तो यहां पर देखना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। क्या होगा? मिशन फॉर, यहां पर देखना मैं लिख रहा हूं, मिशन फॉर MISSION, देख लेना, ये स्पेलिंग देखना बेटा, ये मिसप्रिंट ना करें, कभी कभार छूट जाता है एक अक्षर, तो आप लोग ध्यान रखिए इसको। मैं बोल रहा हूं MISSION, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड, फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, क्या? इंटीग्रेटेड, INTE, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, इसको कहते हैं एकीकृत। इंटीग्रेटेड को क्या कहते हैं? एकीकृत। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यहां पर देखना, डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये देखिए बेटा, इसका पूरा नाम है MIDH का, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। इसका हिंदी में हम नाम है इसका एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत देखना आप लोग, एकीकृत लिख रहा हूं मैं, एकीकृत फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बागवानी विकास मिशन, बागवानी विकास मिशन। ये देखिए बेटा, MIDH का पूरा नाम यदि आपसे पूछता है तो इसको आज आप लोग रफ कॉपी में उतार कर याद कीजिए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ठीक है ना। या हॉर्टिकल्चर में क्या ले लिया है? यहां बागवान ले लिया है, तो यहां पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं एकीकृत
वानी विकास मिशन। ठीक है ना। इसके बाद में अगला टॉपिक है, ये चारों नाम है, आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ही लेता है और आप लोग गलत कर देते हैं, तो आप लोग इसको याद करना। आगे देखिए, अगला हेडिंग अपना कि भारत में ऐसे क्या कारण हैं जो जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। भारत में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यहां खोज करके बताया कि यहां प्रचुर संभावना है, तो ऐसी कौन सी कारण है जो जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। तो देखना, मैं यहां टॉपिक लिख रहा हूं, टॉपिक सेकंड। ठीक है ना। देखिए, भारत में निम्न कारणों से जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। ठीक है बेटा, प्रचुर संभावना है। तो ये कौन कौन सी संभावना मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या है। यहां साधनों की उपलब्धता, पहला टॉपिक लिखो, साधनों की उपलब्धता, संसाधनों, ये लिख लो, संसाधनों की उपलब्धता। हमारे भारत के अंदर ऐसे संसाधन उपलब्ध हो गए हैं जिनको अपनाकर हम जैविक खेती कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहां की जो जलवायु है, मृदा है, बीज है, वो जलवायु के अनुकूलित है, तो हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करके जैविक खेती कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा देखना, दूसरा कारण है प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड मीन्स कीटों को मारने वाली दवा है ना। पेस्टिसाइड का अर्थ क्या होता है? कीटों को मारने वाली दवा। पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग। ये देखिए बेटा, ये देखिए आप लोग कि प्रति इकाई क्षेत्र में जो भी कीटनाशी दवा है, वह उर्वरक है, उनकी मात्रा कम से कम उपयोग करके जैविक खेती अपना सकते हैं। तो ये भी एक हमारे यहाँ भारत के अंदर एक कारण बनता है कि यहाँ कोई पेस्टिसाइड और उनको की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बेटा मैं आपको बात बताता हूं कि पहले जो यूरिया है, जो नत्रजन है, आप लोग आज बहुत ज्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, मृदा को दूषित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले की बात करते हैं ना, तो पहले बहुत ही कम मात्रा में, न के बराबर कि ऐसी फसलों में दिया जाता था यूरिया जिसको हम बार बार काटते थे, उन्हीं फसलों में यूरिया दिया जाता था। इनके अलावा किसी फसल में हम यूरिया नहीं डालते थे। इससे क्या था कि हमारा पोल्यूशन भी क्या था, शुद्ध था, वातावरण क्या था, दूषित नहीं था, वातावरण दूषित नहीं था, मृदा भी दूषित नहीं थी, और हमारे जो खाद्य पदार्थ थे
उनमें भी पोषक तत्वों की मात्रा अधिक थी, उनमें भी पोषक तत्वों की मात्रा अधिक थी। आज देखो इसका उल्टा देखिए, क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ी है वैसे ही हमारे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई और अधिक मात्रा में केमिकल हो गए, जिससे हमारे शरीर के अंदर या हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, हमारे यहां पर भारत के अंदर जैविक खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि इस जलवायु, मृदा, बीज आदि सभी यहां पर वातावरण के अनुकूलित है। तो इनके अंदर हम पेस्टिसाइड और रोगों का कम करके हम खेती आज सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तीसरा यहां पर कारण देखना जिसकी वजह से हम जैविक खेती अपना सकते हैं, कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। ये देखिए बेटा, कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। देखिए हमारे भारत के अंदर कार्बनिक पदार्थ जो अपशिष्ट होते हैं, उन अपशिष्टों को अच्छी प्रकार से सड़ा गलाकर, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या आप लोग देखिए जहां पशुपालन किया जाता है, खेती के साथ में क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। उसके मल मूत्र एवं फसलों के अवशेष, खेती के अंदर फसल करता है, उसके अवशेष को एकत्रित करके गड्ढे में, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढे में दबाकर हम एक अच्छा कार्बनिक पदार्थ तैयार कर लेते हैं। तो हमारे भारत के अंदर ये जो जितने भी जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं उनकी मात्रा अधिक है, और हम इसको एकत्रित करके हम जीवांश खाद बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यहां पर भारत के अंदर जैविक खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिनको हम कंपोस्ट या कंपोस्टिंग करके एक भूमि को हम जैविक बना सकते हैं। इसके बाद में देखना निर्यात की संभावना। चौथा बिंदु है निर्यात की संभावना। देखिए बेटा, यदि हम जैविक खेती अपनाते हैं, जैसे जैविक खेती के अंदर धान है, गेहूं है, सब्जियां हैं, ठीक है ना, तो ये बोकर हम निर्यात कर सकते हैं, और निर्यात करने से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये भी हमारा एक प्रमुख कारण है, यहाँ की निर्यात की संभावना अधिक है, जिससे हम जैविक खेती को सफलतापूर्वक अपना सकते हैं। इसके बाद देखना प्रमाणीकरण। पांचवा पॉइंट है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण संस्थाओं की संभावनाएं। ठीक है, ये देखिए प्रमाणीकरण संस्थाओं की संभावनाएं। देखिए बेटा, या उपलब्धता, संस्थाओं की उपलब्धता, यहां पर उपलब्धता भी कर सकते हैं, संस्थाओं की उपलब्धता। ठीक है। देखिए पहले हमारे भारत में ऐसा कोई प्रमाणीकरण संस्था नहीं थी। आज हमारे भारत के अंदर 21 संस्थाएं हैं, प्रमाणीकरण संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, और ये प्रमाणीकरण का मतलब होता है प्रमाण, उसको रजिस्टर करके भेजता है, जैसे सीड वगैरह है या अन्य कोई उत्पाद है, जो फसलों से जो उत्पाद हुए हैं उनका क्या करते हैं, प्रमाणीकरण करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जिससे या फिर किसानों तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, किसान को पूरा विश्वास होता है कि ये जो भी सीड लेकर आ रहे हैं, अगर हम बुआई करते हैं तो ये संस्था के द्वारा, ये प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं, वो इस पर मोहर लगाकर दी है और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो हमारे भारत के अंदर ऐसी 21 प्रमाणीकरण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर मैंने भारत में निम्न कारणों से जैविक खेती की प्रचुर संभावना बताई है। इसके बाद में चलते हैं हम कार्बनिक खाद, जिसको आप लोग कहते हैं जीवांश खाद।
तो आप लोग ध्यान रखिए, जीवांश खाद, सबसे पहले आप लोग जीवांश खाद के बारे में जानेंगे। जीवांश खाद क्या है? जीवांश खाद, ये देखिए बेटा, जीवांश खाद, ठीक है, जिसको आप ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जानते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। जीवांश, जहां ये शब्द आ गया जीव प्लस अंश, जीवांश का अर्थ है, इसको दो टुकड़े में तोड़ दो आप लोग, जीव प्लस अंश, ठीक है। जिस खाद में जीव का अंश हो, जिस खाद में जीव का अंश हो, वो कौन सी खाद कहलाती है? जीवांश खाद कहलाती है, ठीक है ना? ये क्लियर है पॉइंट? जीवांश खाद, जिस खाद में जीव का अंश हो उसको जीवांश खाद कहते हैं। अर्थात वह खाद जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया जाता है। यदि अपनी भाषा में इसकी परिभाषा बनाते हैं तो लिख सकते हैं वह खाद जिसमें, वह खाद जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार की जाती है। क्योंकि जितनी भी जैसे गोबर की खाद है, यदि हम इसको डायरेक्ट डालते हैं तो भूमि में मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं बेटा, और ये पूरी तरह से नहीं मिलती है मिट्टी में। यदि हम जीवांश जैसे वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, और बताइए आप लोग, मानव हिस्सा है, हाँ, गंदे नाली का खाद है। इस प्रकार से जो ये पदार्थ होते हैं इनको हम सड़ा गला कर, इसको सड़ाने का कार्य कौन करते हैं? जीव करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, जो कार्बनिक जैव विस्तारित खाद उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिए, जीवांश खाद की परिभाषा आपको कोई भी पूछ सकता है, इसको याद रखना बेटा। इसके बाद में देखना, जो ये गोबर की खाद है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोग कार्बनिक खाद का प्रकार देखेंगे। कार्बनिक खाद का प्रकार देखिए, या जीवांश खाद का वर्गीकरण देख सकते हैं आप लोग। देखिए, कार्बनिक खाद के प्रकार, ठीक है ना, या जीवांश खाद का वर्गीकरण। कार्बनिक खाद दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। आज आपको पता चलना चाहिए कि खाद कौन कौन सी है, क्योंकि आज तक तो आप लोग यूरिया को भी खाद ही देते हैं, डीएपी को खाद ही मानते हैं, गोबर की खाद को भी खाद ही मानते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक के बारे में बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना बेटा। कार्बनिक खाद दो प्रकार की होती है। पहली क्या? स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद या खादें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि ये खाद दो प्रकार की, पहला है स्थूल कार्बनिक खाद, ठीक है बेटा। इसकी परिभाषा देखो आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, बोर्ड पर देखिए। स्थूल कार्बनिक खाद वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो कम पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। वह खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसी खाद कौन सी कहलाती है बेटा? स्थूल कार्बनिक खाद कहलाती है। ऐसी खाद कौन सी कहलाती है? स्थूल कार्बनिक खाद। ये ध्यान रखिए, एक बार और इसकी परिभाषा देखिए आप कि वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसको हम स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। इसके अंतर्गत देखना बेटा कौन कौन सी खाद आती है तो आपको पता रहे। जैसे गोबर की खाद, ये देखिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, वर्मी कंपोस्ट के बाद में देखना आप लोग हरी खाद, ठीक है। हरी खाद के बाद में देखना आप लोग
गंदे नाले की खाद, अपवक, ठीक है ना, ऐसी खादें हैं जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसी खाद क्या कहलाती है? स्थूल कार्बनिक खाद कहलाती है। इसके बाद में देखना बेटा दूसरा, सांद्र या सांद्रित। आपकी नोटबुक में सांद्र दे रखा होगा शायद, लेकिन यहां पर इसको सही करना, सांद्रित, सांद्रित, सांद्रित कार्बनिक, सांद्रित कार्बनिक खाद या खादें। ये देखना बेटा, आज आप लोग इसका तुलना करना कि कौन सी खाद अपन को डालना है, कौन से नहीं डालना है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं रहता है कि वास्तव में देखना वो गोबर की खाद। लेकिन आप लोग देखना बेटा, अगर इसको अच्छी प्रकार से सड़ाकर नहीं देते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, खुले के अंदर खाद बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, उसका जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाष्प बनकर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, जिसको आप लोग कंडे बोलते हैं, कंडे जानते हैं, जिसको छाने बोलते हैं, वो रह जाते हैं, जो मृदा में मिलने कई वर्षों तक मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर मैं दूसरी खाद बता रहा हूं, सांद्रित कार्बनिक खाद, वह खाद या वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे इसका उल्टा, इसका स्थूल खाद का उल्टा क्या, कि वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। इसका उल्टा ही है ना, स्थूल कार्बनिक खाद का उल्टा क्या है, सांद्रित कार्बनिक खाद। देखिए बेटा, मैंने स्थूल कार्बनिक खाद में क्या बताया है कि वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो कम पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसको हमने क्या कहा है, स्थूल कार्बनिक खाद। अब देखिए बेटा, इसका उल्टा कीजिए, सांद्रित कार्बनिक खाद का परिभाषा कीजिए। वह कार्बनिक खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो अधिक पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रित कार्बनिक खाद। तो इसमें देखना आप लोग कौन कौन सी सांद्रित खाद है, हड्डी का चूरा, ये देखिए हड्डी का चूरा, रक्त का सूखा रक्त, ये देखिए बेटा हड्डी का चूरा। जैसे पशु वगैरह मर जाते हैं, जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो इसकी पिसाई करके अगर हम भूमि के अंदर डालते हैं तो हमारी भूमि के अंदर लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हड्डी का चूरा है वो सांद्रित कार्बनिक खाद होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऐसी खाद का ही उपयोग करें। जैसे सूखा रक्त है, जैसे बूचड़ खाने होते हैं, वहां पर जो रक्त होता है उसको सुखाकर पाउडर बनाकर भूमि के अंदर डालते हैं ना, तो भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। जैसे खलियां, जैसे खली जानते हो, खलियां, जैसे आप लोग सरसों की खल, मैं कई बार आपको बताया कि आप लोग पेड़ पौधे के अंदर भी यदि सरसों की खली को भिगो कर देते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छा वृद्धि करता है। कई बार बताया हुआ बेटा, क्योंकि यदि आप अपने घर पर ही ऐसी दवा बनाते हैं या ऐसा खाद बनाते हैं तो आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और कोई ज्यादा भेद नहीं है। 2-3 दवा अपने घर के अंदर रखिए जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपका पौधा भी अच्छा वृद्धि करेगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। कई बार बताया बेटा मैंने आपको। तो ये देखना हड्डी का चूरा है, सूखा रक्त है और खलियां है, जिससे भी आप लोग जैसे मूंगफली से तेल निकाली और शेष क्या रह गया, खली रह गई। सोयाबीन से तेल निकाला तो उसकी जो शेष खली बच गई, सरसों से तेल निकाला उससे शेष क्या बच गई, खलियां बच गई। तो आप देखना बेटा, इससे तेल निकालकर आप उसको खाने के लिए उपयोग में कीजिए और जो बच गया ना उसको आप खेत के अंदर दबाइए, ये ध्यान रखिए, या इसको सड़ाकर इसको भूमि के अंदर दे दीजिए ताकि आपकी भूमि उपजाऊ बनी रहे और भूमि के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा। आज आपने ये कार्बनिक खाद के प्रकार भी देख लिए हैं, जिसको जीवांश खाद का वर्गीकरण कहते हैं। आपकी बुक में दे रखा है जीवांश खाद का वर्गीकरण, वही है जीव प्लस अंश, जो जीवों के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको हम जीवांश खाद कहते हैं। ध्यान रखिए आप लोग। तो आपने ये कार्बनिक खाद के दोनों प्रकार देख लिए अच्छी प्रकार से। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके लिए लाइक करना, कमेंट करना और नए हैं
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। धन्यवाद।